हेलो फ्रेंड्स, द क्रैकर्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं फुल मॉक, जो वेरी इम्पोर्टेंट होगा आप सबके लिए। कल की एग्ज़ाम के लिए आप सबके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा, तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस मॉक में हमने पूरे 80 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो हमने इससे अगले वाले लेक्चर में जो 4G LTE और पोल नीट का भी लेक्चर लिया है, वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन उस वाले वीडियो में ही है। तो इसमें भी हमने कवर किया है डेटा मैनेजमेंट, जो लास्ट टॉपिक है। डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड, IT के रिलेटेड, सारे इसी के रिलेटेड। तो फुल मॉक है, यानी कि जो जो सिलेबस में दिया गया है वो सब हमने इसमें कवर किया है। तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारा इसमें एग्ज़ाम के रिलेटेड ऑल द MCQ हमने कवर किए हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशन के साथ कि ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। कि ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो सफ़र जारी रखिएगा। और पुष्पा ने भी कहा है कि झुकेगा तो नहीं। तो इस मोटिवेशन के साथ हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरे 80 क्वेश्चन है। यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ गिवन बाय। कि कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो कैसे डिनोट करते हैं? तो उसको डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडक्टिविटी की इक्वेशन है कि कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इनटू सम ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये ई है वो चार्ज है, Ni यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और ये मोबिलिटी ऑफ होल एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी 80 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं मैंने सभी, तो लास्ट तक वीडियो को देखेगा। अगर आपने अभी तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो MCQs 4G LTE पोल नेट्स, वो सारे MCQ अभी तक नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप उसको देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने बढ़िया बढ़िया MCQ करवाए हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द डायामीटर ऑफ अ वायर इज़ डबल। कि जो हमारा डायामीटर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो डायामीटर ऑफ वायर है वो डबल होता है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बिकम। तो करंट की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो डायामीटर डबल होता है तो हमें करंट कैरी, यानी कि हमें एक इक्वेशन पता है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ रो और L यानी कि लंबाई वो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। हमें R की इक्वेशन पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A।
लेकिन वी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि आर आई जो हमारा करंट कैरिंग यानी कि हमें करंट फाइंड करना है, तो आई प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि आई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए। लेकिन हमें डायमीटर दिया गया है तो हम बोल सकते हैं कि आई चले इज़ प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। तो अभी बोला गया है कि डायमीटर हमारा डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगी, तो ये रेडियस है वो डबल करें तो उसका स्क्वायर होगा, तो हमारा करंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर होगा 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सेकंड का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, 2x पे कर दो या 1.75 पे कर दो, क्योंकि यहाँ सारे लोग आते हैं तो एक्सप्लेन करना अनिवार्य है। तो ये देख सकते हो कि हम डायमीटर वायर डबल करते हैं, यानी कि ये 2 टाइम्स होता है तो आई वो उसका स्क्वायर है रेडियस का, तो वो होगा हमारा 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि मटेरियल विच लैक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, कि जो यहाँ पे मटेरियल दिया गया है फेरोपेरा, तो उसमें से परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल किस में नहीं होगा, तो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल डायमैग्नेटिक में नहीं होता, लैक यानी कि उसमें अभाव होता है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल का। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हुआ कि परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल डायमैग्नेटिक का नहीं होता। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इफ़ अ सैंपल ऑफ जर्मेनियम and sample of silicon have the same impurity density and are kept at the room temperature, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया गया है उसमें सेम इम्प्यूरिटी डेंसिटी वो सेम है, तो और उसको रूम टेम्परेचर में लाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तो उसमें रूम टेम्परेचर में हम उसको लाते हैं तो जो रजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन है विल बी हायर देन द जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा कि दोनों की डेंसिटी सेम है तो रजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विल बी हायर होगी, सिलिकॉन की जो रजिस्टिविटी वो हायर होगी जर्मेनियम के कंपैरिजन में एट अ रूम टेम्परेचर में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आज पूरा 80 क्वेश्चन का मॉक है तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया MCQ है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हाइड्रोजन इज़ यूज इन, कि जो हाइड्रोजन है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं लार्ज साइज जनरेटर में यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन को। लार्ज साइज जनरेटर में हाइड्रोजन को यूज़ क्यों करते हैं, एज अ कूलिंग इफेक्ट के लिए हम हाइड्रोजन को लार्ज साइज जनरेटर में यूज़ करते हैं कि लार्ज साइज जनरेटर है वह हाइड्रोजन एज अ कूलिंग इफेक्ट, कि कूलिंग इफेक्ट के लिए हम लार्ज साइज जनरेटर में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि इन अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द सर्किट करंट एट अ रेजोनेंस इज मैक्सिमम, कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दी गई है उसमें सर्किट करंट रेजोनेंस मैक्सिमम होगा, तो फॉल्स है क्योंकि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जो सर्किट करंट होगा सर्किट करंट हमारा मिनिमम होगा और यहाँ मैक्सिमम बोला गया है तो ये रॉन्ग है, यानी कि हमारा सर्किट करंट का जो रेजोनेंस होगा वो मिनिमम होगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द RMS वैल्यू
यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ वेव इन फिगर यहाँ पे दिया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी फिगर टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल गए। तो इसकी RMS वैल्यू फाइंड करने की है हमें, तो ये वाली फिगर की RMS वैल्यू फाइंड करने की। तो इस वाली RMS की पहले RMS कैसे फाइंड करते हैं कि RMS का मतलब होता है कि रूट मीन स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूट फाइंड करना होगा उसका, फिर मीन्स करेंगे यानी कि उसका हाफ और उसका स्क्वायर। तो इसमें हम पहले लास्ट से जाएंगे, पहले स्क्वायर फिर मीन और लास्ट में रूट। तो ये RMS का कैसे फाइंड करना है वो फॉर्मूला है। तो इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये 0 to 1 यानी कि पहले ये वाले पोर्शन, ये त्रिकोण आपको दिख रहा है वो है, फिर है ये एक स्क्वायर। तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो इसकी RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए हम RMS इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि RMS रूट मीन स्क्वायर करना है तो लास्ट में हमें रूट करना होगा, इसलिए रूट मीन यानी कि हाफ होगा हाफ। और इसको इस वाले ग्राफ को हम दो भाग में डिवाइड किए, पहले 0 to 1 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और उसको उसमें इक्वेशन होगी ये इस ढाल की, यानी कि ये स्लोप दिया गया है उस वो फाइंड करना होगा। तो उसकी इक्वेशन होगी 100t स्क्वायर dt। तो ये हमारा ये वाला हो गया पोर्शन। अब इस वाले में ये तो कांस्टेंट ही है 100 वोल्ट पे 0 to 1 पे, तो उसको हम ऐड करेंगे इसमें, प्लस 0 to 1 हो गया हमारा इस वाले में। अब रहा 1 to 2, तो 1 to 2 100 dt। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर हमारा मिलेगा 80 वोल्ट। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी अबाउट 80 वोल्ट हमें फाइनल अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। तो ऐसे RMS टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम को आप दिखने को मिलेंगे। तो ये RMS की कैसे फाइंड करना है कि स्क्वायर करने का है जो हमें ग्राफ दिया है उसको, फिर मीन यानी कि उसका हाफ करने का है, और उसको रूट में यानी कि रूट मीन स्क्वायर। तो ये फाइंड कर लिया हमने, यहाँ दिया गया था इसलिए हमें 0 to 1 में पहले डिवाइड किया, तो हमारा ट्रायंगल वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। फिर स्क्वायर यानी कि यहाँ कांस्टेंट 100 वोल्ट दिए हैं, तो 100 वोल्ट के लिए हमने 1 to 2 सेकंड पार्ट में डिवाइड किया उसको, और फिर उसको इंटीग्रेशन किया, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिला 80 वोल्ट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा 80 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया MCQs है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि इन अ RLC सर्किट, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन RLC सीरीज सर्किट इज अंडर डैम्प, कि जो RLC सीरीज सर्किट होती है वो अंडर डैम्प में है, टू मेक इट ओवर डैम्प। अंडर डैम्प से ओवर डैम्प में हमें जाने का है, तो वैल्यू ऑफ R को हम क्या करेंगे, तो हमारी जो RLC सर्किट है वो अंडर डैम्प में से ओवर डैम्प में चली जाए, तो जो हमारा वैल्यू ऑफ R है उसको हम इंक्रीज करेंगे, तभी अंडर डैम्प से हमारी जो RLC सर्किट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ओवर डैम्प में, क्योंकि जब R ओवर डैम्प में जो R की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, यानी कि बहुत ही बड़ी होती है। तो जब भी हमें RLC सीरीज सर्किट दिया गया है उसको ओवर डैम्प में
कन्वर्ट करना है तो वैल्यू ऑफ आर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू ओवर डैम्प में ज़्यादा होती है। इसलिए हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस आर, की ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का इम्पीडेंस दिया गया है, यानी कि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट Z0 एंड Z शॉर्ट सर्किट ये दिया गया है हमें। देन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमें फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की जो इक्वेशन है, अगर ये भी ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि और हमने एक एक टॉपिक को इंक्लूड किया है इस टेस्ट में। लास्ट तक देखिएगा, उसमें डेटा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी हमने कवर किया है। IoT बेस्ड न्यू स्कीम वो सारे MCQs इसमें कवर किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक एक बार। तो इसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है उसकी इक्वेशन होगी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ZOC, यानी कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस मल्टीप्लाई विथ Z शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें, तो हमें मिलता है ZOC, यानी कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस 20 मल्टीप्लाई विथ 5, यानी कि 100। तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा ओपन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 10 ओम। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 10 ओम। तो आप देख सकते हो, अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप वेरी इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम को आपको देखने को मिलेगा ही, कि इसमें अगर आपको दिया गया है ओपन सर्किट का इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट का इम्पीडेंस, तो अगर फाइनल इम्पीडेंस फाइंड करना है तो अंडर रूट करके ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट के इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई करने का, तो हमें फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिलेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इसका आंसर हुआ 10 ओहम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि अ कैपेसिटर स्टोर 0.15, यानी कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 0.15 दी गई है 5 वोल्ट पे। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है। अगर आपको इक्वेशन पता होगी तो वेरी इजी लगेगा आपको। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि Q यानी कि Q इज इक्वल टू CV, ये सबको ही पता होगा कि Q इज इक्वल टू CV। और यहाँ Q यानी कि चार्ज हमको दिया गया है 0.15 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C फाइंड करने का है, और वोल्टेज दिया गया है किस वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे। तो मल्टीप्लाई विथ 5, सो दैट हमें मिलेगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 0.50 अपॉन 5, सो दैट इट इज़ इक्वल टू 0.03। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फेराडे। तो 0.03 फेराडे। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ दिया गया था चार्ज यानी कि Q, और वोल्टेज दिया गया है। तो हमने इक्वेशन लगाई Q इज इक्वल टू CV। तो आप देख सकते हो Q इज इक्वल टू CV। यहाँ Q दिया गया था, हमें V भी दिया गया था। तो फाइनली C हमें फाइंड कर लिया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्लास सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिएगा, और अपने फ्रेंड को भी सब शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसमें पूरे 80 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इन द सर्किट ऑफ द फिगर
सर्किट दी गई है, एक स्विच इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू 0। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये स्टडी स्टेट वो कंडीशन पे इक्वे न्यूमेरिकल है एक कि स्विच वो 0 पे है। तो अगर एट पहले फिगर में स्विच है ना, वो टी इज इक्वल टू 0 कंडीशन पे दी गई है। अगर हम टी इज इक्वल टू 0 प्लस यानी कि 0 प्लस कंडीशन में लाए तो करंट थ्रो सी यानी कैपेसिटेंस का जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। करंट कैपेसिटेंस का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये सर्किट दी गई है हमें। तो इस वाली सर्किट में यहाँ कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो इसमें से हमें करंट को फाइंड करने का है। तो करंट फाइंड करने के लिए अगर ये पहले जो ये स्विच है वो टी इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच लगी हुई है, तो वो ये स्विच 20 वोल्ट से टच नहीं है, कनेक्ट नहीं है, इसलिए कैपेसिटेंस का जो करंट है वो 0 होगा। यानी कि वोल्टेज ही सप्लाई नहीं हो रहा, तो कैपेसिटेंस के स्टोरिंग एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो कैपेसिटेंस 0 होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन में यानी कि t इज इक्वल टू 0 प्लस पे वो ये स्विच है वो ऐसी क्लोज हो जाएगी, इसलिए हमारा जो ये सर्किट है वो फाइनली कंप्लीट होगी। तो अगर t इज इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन आई, इसलिए हम जो ये 20 वोल्ट है वो कैपेसिटेंस से उसके पैरेलल में होगा। लेकिन कैपेसिटेंस की एक कंडीशन है कि जो जब भी कैपेसिटेंस होगा वो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 प्लस है उसमें सेम ही होगा हमारा कैपेसिटेंस करंट जो फ्लो हो रहा है। इसलिए t इज इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा करंट है वो सेम यानी कि 0 ही होगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गई हमारी t इज इक्वल टू 0 प्लस की बात। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 करंट फ्लो हो रहा होगा। क्योंकि अभी 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 0 प्लस यानी कि 0 से सहज थोड़ी देर बाद की कंडीशन को ही हम 0 बोलते हैं। तो थोड़ी देर बाद की कंडीशन में कैपेसिटेंस चार्ज नहीं होगा, सो इसलिए उसमें से भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अब जब हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो वाला तो हो गया कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमें दिया गया है। अगर उसमें हमें कैपेसिटर है उसका t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, उसमें हमें कैपेसिटेंस के अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा इन्फिनिटी में ये सर्किट कंप्लीट होती है। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटेंस इस सेम होगा जो ये 3 ओम के रजिस्टर में लगा होगा। तो ये 3 ओम के रजिस्टर में वोल्टेज फाइंड करना कैसा है कि ये 5 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल के द्वारा उसको फाइंड करते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल यानी कि वोल्टेज कितना होगा कैपेसिटेंस का, तो हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल के द्वारा 20 यानी कि टोटल वोल्ट मल्टीप्लाई विथ जिसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज फाइंड करना है वो यानी कि 3 अपॉन टोटल रजिस्टेंस यानी कि 3 प्लस 5। तो ये हमारा वोल्टेज मिल गया हमें। इसको आप सॉल्व कर तो हमें फाइनल वीसी क्या है वो पता चल जाएगा। तो अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिया गया है और वीसी फाइंड करना हो तो वीसी हम इस मेथड से फाइंड करते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। ये
मिक्स मत कर लेना, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि करंट क्या होगा, टी इज इक्वल टू जीरो में प्लस में, तो जीरो प्लस में करंट वो सेम होगा जो करंट टी इज इक्वल टू जीरो में होगा। तो इसका आंसर तो हुआ 0 एम्पियर। लेकिन ये अगर आपको इस टी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे वी सी फाइंड करने को पूछे तो ऐसे फाइंड करने का है, तो इसका इतना वोल्टेज आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि द करंट रेटिंग ऑफ अ केबल डिपेंड्स ऑन, कि जो करंट रेटिंग है केबल्स की वो किस पर डिपेंड करता है। तो करंट रेटिंग डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ केबल, क्योंकि करंट रेटिंग डिपेंड्स ओनली ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, so that it is depend diameter, so that हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का, करंट रेटिंग ऑफ केबल। तो केबल का एरिया के जो क्रॉस सेक्शन है उसमें डिपेंड होगा, यानी कि एरिया के लिए हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि वो डिपेंड होगा डायमीटर। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इन एसी सर्किट, कि एसी सर्किट हमें दी गई है और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर क्या होगा, कि पावर फैक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी पावर फैक्टर की होगी 1 और मिनिमम वैल्यू पावर फैक्टर की होगी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी, ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो पावर फैक्टर है वो मैक्सिमम इक्वल टू 1 फॉर अ रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड के लिए वो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0 प्योरली रिएक्टिव लोड के लिए वो 0 होता है हमारा। यानी कि पावर फैक्टर हमारा 1 कब मैक्सिमम, यानी कि 1 कब होगा कि रजिस्टिव लोड लगा हुआ होगा, और मिनिमम यानी कि 0 कब होगा कि रिएक्टिव लोड लगा हुआ होगा। तो ये पावर फैक्टर के रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एंड 0, मैक्सिमम होगा 1 पे और मिनिमम होगा पावर फैक्टर 0 पे, क्योंकि 1 पे रजिस्टर लोड लगा हुआ होगा और 0 पे रिएक्टिव लोड लगा हुआ होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि रजिस्टेंस ऑफ अ 230 वोल्ट, यानी कि हमें रजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू दी गई है, एंड 100 वोल्ट लैम्प, कि 100 वोल्ट लैम्प है। तो लैम्प दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है कि रजिस्टिव नहीं, इस वाले क्वेश्चन में रजिस्टिव ऑफ के रजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हमें वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट एंड 100 वोल्ट का लैम्प है, यानी कि हमें पावर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है हमारा रजिस्टर। तो इसके लिए इक्वेशन है पावर की, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो पुट द वैल्यू हियर, यानी कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। वी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 230, तो 230 का स्क्वायर अपॉन पी की वैल्यू, यानी कि पावर की वैल्यू हमें दी गई है 100 वोल्ट। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 529 ओहम। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 529 ओहम। इसमें इस वाले में ऐसे पूछा गया था कि रजिस्टेंस ऑफ अ 230 वोल्ट की वोल्ट दिया गया था और 100 वोल्ट का पावर था, उसका रजिस्टेंस फाइंड करना था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके लिए इक्वेशन है आर पावर की, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रजिस्टेंस। तो इसमें हम वैल्यू को
पुट करते हैं तो हमें फाइनली हमारा रेजिस्टेंस फाइन होता है 529 ओहम। तो ये इस वाल ऐसे एग्जाम्पल आपको कल देखने को मिलेगी ही एग्ज़ाम में। तो ऐसा हो तो एक बार पूरे इक्वेशन एक बार देख के जाना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है वन माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस दिया गया है, वो 12 वोल्ट की बैटरी से साथ कनेक्ट है। द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटेंस की एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो फाइंड करना है। तो यहाँ ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कैपेसिटेंस यानी कि सी दिया गया है, ये 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि वी दिया गया है। तो एनर्जी फाइंड करना है। तो एनर्जी की इक्वेशन है एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV²। तो ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/2 CV² एनर्जी कैपेसिटर के लिए। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा एनर्जी होगा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोफेराड है, इंटू वी की वैल्यू है 12 का स्क्वायर यानी कि 144। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी है। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई यहाँ, ये ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर हुआ 72 × 10⁶। और जो एनर्जी है उसकी यूनिट होती है जूल। तो 72 × 10⁶ जूल हमारा फाइनल आंसर है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV² पता है तो ये वेरी इजी होगा आपके लिए। ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है टू इंक्रीज द क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल, कि अगर क्यू फैक्टर कॉइल का इंक्रीज करना है वायर शुड बी, कि जो हमारा वायर होगा उसको हम कैसे रखेंगे। तो हमें क्यू फैक्टर को अगर इंक्रीज करना होगा तो हमारा जो वायर है उसको हम ठीक रखेंगे। तो यहाँ आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा, कि इंक्रीज, क्योंकि हम जब क्यू फैक्टर को हाई रेजिस्टेंस, अगर क्यू फैक्टर है हमारा वो हाई होगा, अगर रेजिस्टेंस लो पे होगा, इसलिए अगर क्यू फैक्टर हाई है तो रेजिस्टेंस हमारा लो होगा, इसलिए हम वायर है वो ठीक रखेंगे। तो हमारा 60 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी यानी कि थिक। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कि CRO, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, CRO बेस्ड क्वेश्चन है कि CRO विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन गन, कि इलेक्ट्रॉन गन में दिए गए ऑप्शन में से कौन पार्ट नहीं है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गन में CRO में जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उसमें कैथोड होता है, ग्रिड होती है, एक्सीलरेटेड एनोड होता है, लेकिन XY प्लेट नहीं होती। तो हमारा आंसर हुआ कि कौन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी XY प्लेट नहीं होती। बाकी CRO इलेक्ट्रॉन गन में कैथोड रे दिखाई देती है, ग्रिड भी होता है और एक्सीलरेटेड एनोड भी होता है। तो हमारा 17 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, XY प्लेट के अलावा कैथोड, ग्रिड और एक्सीलरेटेड एनोड तीनों दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि द एंगल थीटा फॉर अ मिका कैपेसिटर इज अबाउ। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिका कैपेसिटर के रिलेटेड है। तो मिका कैपेसिटर
हैज़ अ मीका कैपेसिटर हैज़ वेरी लो लॉस, कि उसका जो लॉस होता है वो वेरी लो होता है, वेरी लो लॉस, सो दैट लॉस एंगल थीटा, जो हमारा थीटा होता है वो भी वेरी स्मॉल होगा, कि मीका कैपेसिटर में जो लॉस होता है वो वेरी लो होगा, इसलिए हमारा थीटा भी लो होगा, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो दिए गए ऑप्शन में से ओनली डी ही लो है, बाकी सब तो हाई है, तो हमारा आंसर हुआ 1 डिग्री। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द एंगल थीटा फॉर अ मीका कैपेसिटर्स इज़ अबाउ, कि तो मीका कैपेसिटेंस वेरी लोस, उसमें कम जो लॉस है वो वेरी वेरी स्मॉल में हो, इसलिए जो थीटा की वैल्यू होगी यानी एंगल की वैल्यू वो भी वेरी स्मॉल होगी। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हैज़ अ डायमेंशन। तो कई बार एग्जाम में यूनिट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन है m1 L-1 T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन है m1 L-1 T-2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड बोथ फॉर अ प्रोटेक्शन एंड मैटरिंग, कि प्रोटेक्शन और मैटरिंग के लिए कौन यूज़ होता है। तो प्रोटेक्शन और मैटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन और मैटरिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, क्यों हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर तो यूज़ क्यों करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू मेजर हाई करंट एंड वोल्टेज, क्योंकि वो हाई करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, और प्रोटेक्शन और ऑल्सो फील द रिले फॉर प्रोटेक्शन, कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में रिले भी होता है प्रोटेक्शन के लिए। सो हमारा आंसर हुआ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, कि वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हाई करंट और वोल्टेज को भी और रिले होता है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल मीन्स मेजर, कि वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल वो क्या मेजर करता है। तो वो वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल आरएमएस वैल्यू को फाइंड करता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, कि वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल आरएमएस वैल्यू को फाइंड करता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है लास्ट में, यानी कि बीच बीच में जो टेक्नोलॉजीज रिलेटेड भी एमसीक्यू ऐड की है, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड एमसीक्यू ऐड की है, आईटी कंप्यूटर रिलेटेड जो एमसीक्यू है सिलेबस में उसको भी ऐड किया है। तो लास्ट तक पूरा 80 क्वेश्चन एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में क्या दिया है कि द थर्मोकपल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर द आउटपुट वोल्टेज इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय, जो थर्मोकपल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होता है उसका आउटपुट वोल्टेज वो किसके द्वारा फाइंड किया जाता है। तो आउटपुट यूजुअली मेजर बाय हाई रेजिस्टेंस एंड मिली वोल्ट मीटर, यानी कि हमारा 22 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, हाई रेजिस्टेंस एंड मिली वोल्ट मीटर, क्योंकि जो आउटपुट होता है आउटपुट वोल्टेज इज़ वेरी स्मॉल होता है, आउटपुट वोल्टेज वेरी स्मॉल होता है, इसलिए हमें मिली वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमारा आंसर हुआ 22 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो वेरी स्मॉल वोल्टेज को भी
मेज़र कर सके, इसलिए हमें चाहिए मिली वोल्ट मीटर। तो दिए गए ऑप्शन में से ओनली सी में ही मिली वोल्ट मीटर है, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 में क्या दिया गया है कि इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज इन, कि इंडक्शन वाट मीटर को हम किस में यूज़ करते हैं, तो इंडक्शन वाट मीटर को हम एसी सर्किट में यूज़ करते हैं ओनली। तो 23 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कि इंडक्शन वोल्ट मीटर कैन बी यूज इन अ एसी सर्किट ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज यूज इन अ मेजरिंग पावर, कि मेजरिंग पावर को मेजरिंग पावर के लिए किस इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडक्शन, क्योंकि जो इंडक्शन होता है वो फाइंड करता है वाट मीटर, इसलिए हमें पावर मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडक्शन का। तो हमारा आंसर 24 का हुआ। यहाँ की इफ़ेक्ट इज मेजरिंग पावर के पावर मेज़र करने के लिए हम किस इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, इंडक्शन का ही यूज़ करते हैं, कि इंडक्शन जो होता है वो वाट मीटर फाइंड करता है, यानी कि इंडक्शन हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन CRO बेस है कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ CRO इज़ अबाउट, कि इनपुट इम्पीडेंस है CRO का वो कितना होगा। तो CRO का जो CRO होता है उस CRO हैज़ अ हाई इम्पीडेंस, जो CRO का इम्पीडेंस होता है वो हाई होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मेगा ओम। बाकी सारे ओम में दिए गए, यानी वो सब स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन CRO का हमारा इम्पीडेंस वो हाई है। ओनली ऑप्शन नंबर डी में ही हाई दिया गया है कि 1 मेगा ओम। सो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ये 0, 10, 100 वो ओनली ओम है, लेकिन ये ऑप्शन डी मेगा ओम है तो हाई है, इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। इसमें दिया गया है कि बेस करंट ऑफ 10 दिया गया है एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर हमें बेस करंट यानी कि IB की वैल्यू दिया गया है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, यानी कि IC की वैल्यू फाइंड करने को पूछा है। एंड कॉमन ए मीटर कनेक्शन है, एंड बीटा DC की वैल्यू भी दी गई है। तो बीटा DC की वैल्यू भी 100 दी गई है, यानी कि हमें IC फाइंड करना है। तो इसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बीटा DC की वैल्यू, बीटा DC का इक्वेशन है बीटा DC इज इक्वल टू IC अपॉन IB। ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं कि बीटा DC वो हमें दिया गया है 100, IC की वैल्यू हमें फाइंड करने की है, और बेस करंट यानी कि 10 माइक्रो एम्पियर। तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा IC का 100 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर। सो दैट हम IC की वैल्यू हमें मिलेगी 1 मिली एम्पियर। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस टाइप का ये न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा कल, फाइनली देखने को मिलेगा ऐसा न्यूमेरिकल। तो ये हो गया। अगर नेक्स्ट थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो बीटा DC के रिलेटेड ही एक इक्वेशन है, यहाँ देख लेते हैं। जो कॉमन ए मीटर होता है, यहाँ कॉमन ए मीटर दिया गया था, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसमें हम बीटा DC आता है, उसकी इक्वेशन क्या है IC अपॉन IB। ये हमने अभी अभी देखा
सेम पैटर्न कॉमन बेस के लिए भी होता है कि कॉमन बेस के लिए हमें मिलता है अल्फ़ा डी सी। उसके लिए इक्वेशन है आई सी अपॉन आई बी, यानी कि कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट। तो ये दोनों सी कॉमन एमीटर और कॉमन बेस, ये दोनों इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये बीटा डीसी और अल्फ़ा डीसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ओप एम्प सर्किट ऑफ फिगर। ये फिगर दिया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, यानी कि हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है इनपुट में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ इनपुट में 10 के और 100 के लगा हुआ है, लेकिन इस वाले टर्मिनल में ये टर्मिनल ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो आप ओप एम्प में आपको पता ही है कि इस वाले टर्मिनल यानी कि कोई एक टर्मिनल ग्राउंड पे है तो वो शॉर्ट सर्किट है, इसलिए उसका सेम वर्चुअल ग्राउंड यहाँ क्रिएट होगा। इस वाले का ग्राउंड वर्चुअली यहाँ भी क्रिएट होगा। उसको वो ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ भी ये एक वर्चुअल ग्राउंड कनेक्ट होगा, इसलिए हमारा फाइनल जो इनपुट इम्पीडेंस है वो 100 के पे डिपेंड नहीं होगा, ओनली डिपेंड होगा 10 के पे वैल्यू पे ही। तो हमारा फाइनल आंसर हमारा होगा यहाँ पे 10 के, क्योंकि जो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड जो यहाँ पे ग्राउंड में है वो सेम यहाँ पे भी वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट होगा, इसलिए 100 के की वैल्यू इग्नोर होगी और ओनली कंसीडर करेंगे 10 के की वैल्यू को। सो यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करना है, तो इनपुट इम्पीडेंस हमारा होगा 10 के, यानी कि ऑप्शन देखते हैं अब। इनपुट इम्पीडेंस 10 के ओहम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी ओप एम्प के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि टू प्रोटेक्ट, यानी कि टू प्रोटेक्ट अ डायोड इन अ रेक्टिफायर एंड अ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर सर्किट इट इज़ नेसेसरी टू यूज़, यानी कि अगर प्रोटेक्ट करना हो डायोड इन रेक्टिफायर एंड कैपेसिटर इनपुट फिल्टर सर्किट में, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़, कि हम क्या यूज़ करते हैं तो हम डायोड को प्रोटेक्ट कर सकें, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्ज रजिस्टर, यानी कि हमारा 28 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्या कि रजिस्टर होता है वो रिड्यूस करता है सर्ज करंट को, जो सर्च करंट होता है उसको रिड्यूस करता है ये, इसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्ज रजिस्टर। तो 28 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्ज रजिस्टर। देन नेक्स्ट है 29 में दिया गया है कि नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस नॉइज ओरिजिनेटिंग एट द एम्पलीफायर इनपुट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो नॉइज़ को रिड्यूस करता है एम्पलीफायर इनपुट में, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो नॉइज़ होता है उसकी इफेक्ट नेगेटिव फीडबैक पे नहीं होती। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, कि जो नेगेटिव फीडबैक पे नॉइज़ जो होता है वो रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि जो इट हैज़ अ नो इफेक्ट ऑन अ नॉइज ओरिजिनेटिंग एज द एम्पलीफायर इनपुट। तो हमारा 29 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्स, क्योंकि नॉइज़ का इफेक्ट कोई नहीं पड़ती उस पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया गया है द सेल्फ बायस प्रोवाइड्स, कि सेल्फ बायस क्या प्रोवाइड करता है, तो स्टेबल क्यू पॉइंट को सेल्फ बायस प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टेबल क्यू पॉइंट उसका एडवांटेज है सेल्फ बायस स्टडीज।
क्योंकि सेल्फ बायस का ही एडवांटेज है स्टेबल क्यू पॉइंट्स। इसके लिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, स्टेबल क्यू पॉइंट्स। क्योंकि स्टेबल क्यू पॉइंट्स का एक एडवांटेज होता है, वो है स्टेबल बायस का एक एडवांटेज होता है स्टेबल क्यू पॉइंट्स। क्यों क्यों वो क्यू पॉइंट को स्टेबल करता है एट अ वन कंडीशन पे। तो 30 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब देख सकते हो ऐसे ऐसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए लेके आया हूँ मैं। तो अगर सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आइए अब देखते हैं 31। तो 31 में दिया गया है इन अ फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आईसी, कि आईसी की वैल्यू क्या होगी इफ़ बीटा डीसी इज इक्वल टू 100। और दिया गया है कि निगलेक्ट वीबी, यानी कि यहाँ जो वोल्टेज होगा 0.7 उसको हमें निगलेक्ट करना है और फाइंड करना है आईसी की वैल्यू को। तो हमें पता है कि बीटा डीसी अभी हमने देखा, उसकी इक्वेशन है आईसी अपॉन आई बी। तो यहाँ आईसी की वैल्यू तो दी गई है, हम आईसी की वैल्यू को तो हमें फाइंड करना है, लेकिन बीटा डीसी की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में ही दी गई है 100 है। लेकिन आईबी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए देखते हैं आईबी की वैल्यू, यानी कि यहाँ से पास होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आईबी की वैल्यू के लिए हमें पता है कि आईबी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, यानी कि 30 वोल्ट, क्योंकि आई की इक्वेशन होती है वी बाय आर। इसलिए यहाँ सेम अप्लाई करते हैं। वोल्टेज कितना दिया है 30 वोल्ट अपॉन रजिस्टर कितना है आर, यानी कि 300 किलो। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमको मिलेगा ये 3300, यानी कि 1/10 के आईबी की वैल्यू मिली। तो यहाँ आईबी की वैल्यू 10 के मिल गई, तो हमें मिली आईबी की वैल्यू 1/10 के। तो उसको हम बीटा डीसी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो बीटा डीसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 100 है, और आईसी की तो फाइंड करने की है, और आईबी हमें मिला 1/10 के। सो देन आईसी हमें मिलेगा 100 इंटू 1/10 के। तो ये फाइनली ये के ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा। तो आईसी हमें मिला 10 मिली एम्पियर। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा ही एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का सॉल्व करने के लिए। तो कैसे हमने आईबी दिस इक्वेशन का यूज़ करके हमने फाइंड किया आईसी की वैल्यू। इसमें ओनली बीटा डीसी की वैल्यू गिवन थी, तो आईबी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, यहाँ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, उसका यूज़ करके हमने पहले आईबी की वैल्यू फाइंड की, और आईबी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की। उसके बाद बीटा डीसी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई थी, तो हमें फाइनली मिला आईसी की वैल्यू 10 मिली एम्पियर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ 10 मिली एम्पियर। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ
तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 10 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 31 का आंसर है 10 मिली एम्पियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में दिया गया है कि 32 क्या है, व्हाट लेयर इन द TCP/IP यानी कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। कि जो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि कौन सा लेयर होगा TCP/IP का, वो इक्विवेलेंट होगा ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल का। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको उससे इक्विवेलेंट होगा। तो हमारा आंसर होगा होस्ट टू होस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा होस्ट टू होस्ट। वो ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट होगा OSI मॉडल का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइवेट IP एड्रेस। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट IP एड्रेस कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 192 वाली जो रेंज है उसको ही हम प्राइवेट IP एड्रेस कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्राइवेट IP एड्रेस और दूसरे ABCD ग्रुप के IP एड्रेस को कैसे हम डिनोट करते हैं। तो क्लास ए प्राइवेट एड्रेस रेंज, तो क्लास ए की प्राइवेट एड्रेस की रेंज है वो है 10.0.0 से लेकर 10.255.255। देन क्लास बी की रेंज है 172 से 172.31। देन क्लास सी की प्राइवेट एड्रेस की रेंज है 192 वाली रेंज, वो क्लास सी की है। क्लास ए की प्राइवेट एड्रेस की रेंज 10 पॉइंट समथिंग है। क्लास बी की प्राइवेट एड्रेस की रेंज 172 से समथिंग है। तो आप यही याद रखना कि क्लास ए की जो प्राइवेट एड्रेस की रेंज है वो 10 पॉइंट, क्लास बी की प्राइवेट एड्रेस की रेंज है वो 172 पॉइंट समथिंग, एंड क्लास सी की प्राइवेट एड्रेस की रेंज है वो 192 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ हमें प्राइवेट एड्रेस फाइंड करना था, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 192 पॉइंट समथिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IP वर्जन 4 विच ऑफ द लेयर 4 प्रोटोकॉल इज यूज फॉर अ टेलनेट कनेक्शन। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलनेट कनेक्शन के लिए लेयर 4 प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करते हैं। तो वो है TCP, क्योंकि TCP लेयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर हम लेयर 4 के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि टेलनेट डज यूज़ TCP एंड IP। जो टेलनेट है, टेलनेट वो TCP और IP दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि लेयर 4 के लिए हमें फाइंड करना है। तो लेयर 4 एंड IP वर्क एट द लेयर 3, यानी कि जो TCP प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो लेयर 4 पे ही वर्क करता है, एंड IP वो लेयर 3 पे वर्क करता है। इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्योंकि यहाँ दिया गया था कि विच लेयर ओनली लेयर 4 प्रोटोकॉल, कि विच लेयर 4 प्रोटोकॉल इज़ यूज, यानी कि स्पेसिफिकली दिया गया था कि लेयर 4 की बात करने की है कि लेयर 4 प्रोटोकॉल कौन यूज़ करता है टेलनेट कनेक्शन के लिए। तो वो होगा TCP, क्योंकि TCP ही लेयर 4 प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, और IP है वो लेयर 3 प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 34 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि सिगमेंटेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रीम हैपन एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। कि सिगमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रीम हैपन एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ऑप्शन नंबर डी
कि सिगमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट लेयर में हैपन होता है, यानी कि वर्क करता है। तो सिगमेंटेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव अ लार्ज डेटा स्ट्रीम फ्रॉम द अपर लेयर, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर है वो लार्ज डेटा स्ट्रीम रिसीव करता है उसके ऊपर वाले लेयर से, एंड ब्रेक दिस अप इनटू स्मॉलर पीस। इसको ही हम सिगमेंटेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके ऊपर वाले लेयरों से रिसीव करता है डेटा और उसको छोटे छोटे बिट में, यानी कि छोटे छोटे बिट में डिवाइड करता है, उसको ही कहते हैं हम सिगमेंटेशन। तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरिटी बिट आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, कि पैरिटी बिट को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो पैरिटी बिट को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर हुआ। पैरिटी बिट ये माइक्रो प्रोसेसर में होती भी है और डिजिटल में भी होती है। और पैरिटी बिट में अगर 0 1 होता है, अगर 1 है तो एरर है, अगर 0 है तो नो एरर। तो इसलिए हम पैरिटी बिट को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एरर फाइंड करने के लिए कि हमारा जो प्रोग्राम है, यानी कि कोई भी डिजिट है, उसमें कोई एरर है क्या नहीं। इसलिए हम पैरिटी बिट यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एरर फाइंड करने के लिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है 37। तो 37 में दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिस। तो वो होता है ऑप्टिकल के फाइबर। कि कौन सी ट्रांसमिशन मीडियम को हम डेटा को कैरी करने के लिए इन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंटरफेस भी उसमें कम हो, तो इसके लिए हम यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर टू कैरी अ डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक। ये सारे अब आईटी और कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यू है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं और सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो 38 का क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म द। हाइपरलिंक का जो कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट का इंटरनेट पे, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। देन नेक्स्ट है 39। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम, कि जो बाहर से हमें कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमें सिक्योरिटी देता है कि बाहर की जो एक्सेस है उससे। तो वो होता है फायर वॉल। कि फायर वॉल होता है वो ऐसा समझ लो एक दीवार जैसा है, तो वो बाहर से कोई आएगा तो उसको प्रिवेंट करेगा, यानी कि उसको रोकेगा। इसलिए फायर वॉल वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो हमारा 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फायर वॉल। देन 40 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ तो कोई @ नहीं दिया गया है, तो ये नहीं है। यहाँ @ दिया गया है लेकिन यहाँ पीछे डोमेन नेम नहीं दिया गया है, ओनली .com लिखा है, तो ये भी नहीं है। यहाँ java.books लेकिन यहाँ .com नहीं लिखा, इसलिए ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यही वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो 40 नंबर का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41।
एट वॉट स्पीड डज द टेलीकॉम्प्यूटेड रिफर, टेलीकॉम्प्यूटेड वो कौन सी स्पीड का यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है बाउंड रेट का। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, बाउंड रेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो सिंगल लाइन के। टेलीकॉम्प्यूटेड वो यूज़ करता है बाउंड रेट स्पीड का। देन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 4 डेटाग्राम इज, कि आईपी वर्जन 4 डेटाग्राम की मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो वो है 65535। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम लेंथ ये है बाइट्स, ये बाइट्स में दिया गया है, बिट्स में नहीं है, बाइट्स में है। क्या है, आईपी वर्जन 4 डेटाग्राम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है, 65535। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कि व्हेन द ईमेल सर्वर सेंड मेल टू द अदर मेल सर्वर इट बिकम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेल सर्वर सेंड करता है मेल टू अदर मेल सर्वर को, इट बिकम SMTP क्लाइंट, क्योंकि SMTP सर्वर वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि जो SMTP क्लाइंट है इज ऑर्गेनाइजेशन दैट एलो सेंडिंग अ मेल यूजिंग द SMTP सर्वर, यानी कि SMTP जो क्लाइंट है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो SMTP सर्वर के थ्रू वो मेल को ट्रांसमिट करता है, इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द लेंथ ऑफ IP वर्जन 6 एड्रेस की लेंथ क्या है, तो वो है 128 बिट, यानी कि ऑप्शन सी। और IP वर्जन 4 की वो है 32 बिट्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्जन 6 की 128 बिट एंड वर्जन 4 की 32 बिट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IANA किसको कहते हैं, तो IANA स्टैंड्स फॉर, यानी कि उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइनेड नंबर अथॉरिटी। तो IANA की फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइनेड नंबर अथॉरिटी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, in a specific, if the system use separate protocol, which one of the following device is used to link to system। अगर 2 सिस्टम है, इस सिस्टम और ये दो सिस्टम को हमें लिंक करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे गेटवे का। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, कि 2 डिवाइस को हमें इंटरलिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेटवे का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वायर, कि ऑप्टिकल फाइबर वायर की डेटा मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट क्या है, वो है 1000 Mbps। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, ऑप्टिकल फाइबर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऑप्टिकल फाइबर की मैक्सिमम स्पीड क्या है डेटा ट्रांसफ़र की, 1000 Mbps। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अ क्लाइंट ऑफ DNA यानी कि डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन इज कॉल्ड, कि डोमेन नेम सिस्टम की जो एप्लीकेशन है उसको क्या कहते हैं, कि उसको हम कहते हैं DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम रिसॉल्वर। तो आंसर हुआ हमारा सी। ये भी डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन है कि ये डोमेन नेम सिस्टम की एप्लीकेशन को हम कहते हैं DNS रिसॉल्वर। देन नेक्स्ट 49, कि पोलनेट वर्क इन डैश बैंड, यानी कि पोलनेट किस बैंड पे काम करता है, तो आंसर होगा क्यू बैंड पे। अगर आपने अभी तक पोलनेट का लेक्चर नहीं देखा, उसमें बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन है पोलनेट रिलेटेड
वो सारी दी गई है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 4G LTE का लेक्चर नहीं दिखा, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाहर नहीं जाएगी, तो वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। कम्युनिकेशन का जो MCQ करवाए है मैंने, कई अराउंड 60-70 MCQ कराए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वो भी देख लीजिएगा। EDC यानी कि उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल देख सके और इसका बेनिफिट उठा सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज डैश यानी कि खाली जगह वॉज द फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर इन द वर्ल्ड टू लॉन्च 4G कॉमर्शियली, कि 4G कॉमर्शियली वर्ल्ड में किसने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, तो टेलिया सोनेरा। कब लॉन्च किया, 2009, और कहाँ लॉन्च किया, ओस्लो ऑन स्टॉकहोम। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कि फर्स्ट 4G सर्विस लॉन्च इन इंडिया इन विच स्टेट, तो 4G सर्विस फर्स्ट इंडिया में कब लॉन्च हुआ, 2012 में, कहाँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर पोलनेट वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री, कि पोलनेट जो विच मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो आएगा होम मिनिस्ट्री, अमित शाह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एट प्रेजेंट पोलनेट नेटवर्क साइज हैव डैश नंबर ऑफ वीसेट टर्मिनल, कि अभी प्रेजेंट में पोलनेट की जो नेटवर्क साइज है वो कितने वीसेट टर्मिनल के लिए बनी हुई है, तो आंसर होगा 961 टर्मिनल्स के लिए पोलनेट नंबर नेटवर्क साइज अभी बनी हुई है। देन नेक्स्ट है 4G नेटवर्क बेस्ड ऑन, 4G नेटवर्क है वो किस पे बेस्ड है, तो वो है ओनली पैकेट स्विच। और 3G नेटवर्क बोले तो 3G नेटवर्क सर्किट स्विच एंड पैकेट स्विच दोनों पे वर्क है, लेकिन 4G नेटवर्क है वो ओनली वर्क बेस्ड ऑन ना पैकेट स्विच पे है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अब डिजास्टर मैनेजमेंट की MCQ भी लिए हैं इसमें, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज इनऑगरेटेड ऑन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना कब होती, तो वो होती है अगस्त 40, 2004 में। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड MCQ वो ऐसे ही पूछेंगे, कोई डीपली नहीं जाएगा, ऐसे ही आप फर्स्ट कौन है, कहाँ सबसे ज़्यादा डिजास्टर होता है, इस टाइप के ही MCQ आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के दिखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, कि नेचुरल डिजास्टर कौन है, नहीं है, तो वोल्केनो इरप्शन वो है नेचुरल डिजास्टर, फ्लूड भी है, सुनामी भी है, लेकिन ब्लो आउट वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ ब्लो आउट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 57, सिस्मिक वेव कॉस्ट डिजास्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि सिस्मिक वेव के द्वारा जो डिजास्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुनामी, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, रोलिंग इफेक्ट अलोंग द अर्थ सरफेस अफेक्ट प्रोड्यूस अ वेव ऑफ अ अर्थक्वेक, तो रोलिंग इफेक्ट अलोंग द अर्थ सरफेस अफेक्ट द प्रोड्यूस अ वेव ऑफ अ, कि कौन से वेव को प्रोड्यूस करता है, तो वो है एस वेव को प्रोड्यूस करता है रोलिंग इफेक्ट, तो इसका आंसर हुआ हमारा एस वेव। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, तो 59, वेयर इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ लोकेटेड, जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है होनोलुलु, ये होनोलुलु कहाँ पे है, USA में है, तो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर होनोलुलु में लोकेटेड है, USA। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अगर आपने सारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो सारे लोग ऐसे ही थॉट करेंगे कि अगर नेचुरल डिजास्टर है तो वो एनवायरनमेंट के अंदर वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री होगी, लेकिन यहाँ पे गलत है। नेचुरल डिजास्टर है वो वर्क करता है होम अफेयर्स के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सब लोगों को अगर पढ़ा नहीं होगा तो एनवायरनमेंट लिख के आएगा, लेकिन सबका गलत होगा। सबको लगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि वो एनवायरनमेंट के लिए है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आएगा, लेकिन नहीं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट नहीं, होम अफेयर्स के अंदर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, वेयर द सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है इन इंडिया में? तो वो लोकेटेड है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर को रिडक्शन को कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर 30 अक्टूबर को हम, यानी कि 30 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन को हम सेलिब्रेट करते हैं 30 अक्टूबर को। देन नेक्स्ट है कि व्हाट ईयर भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन एंड ड्यू टू विच गैस। जो भोपाल गैस में जो ट्रेजेडी हैपन हुई थी, यानी कि भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो किस ईयर में हुई थी और किस गैस के कारण हुई थी? तो आंसर हमारा होगा वो 1984 में हुई थी, मिथाइल आइसोसोनेट गैस के लिए हुई थी। तो आंसर बी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ऐसे ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, करंट में भी हो गया और पास्ट में भी हो गए। जो करंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चल रही होगी उसको कनेक्ट करके ही पूछ ले कि डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? 1984, यानी कि भोपाल गैस दुर्घटना 1984 में हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द टेक्निक यूज फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। तो मैसेज कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं फॉर वेरीफाइंग इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज? तो हम यूज़ करते हैं मैसेज डाइजेस्ट का। डिजिटल सिग्नेचर का नहीं यूज़ करते, मैसेज डाइजेस्ट का यूज़ करते हैं फॉर वेरीफाइंग इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज के लिए। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इन द कंप्यूटर नेटवर्क द इंक्रिप्शन टेक्निक आर प्राइमरी यूज फॉर इम्प्रूविंग द। कि हम इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं इन कंप्यूटर में? तो हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क में। तो 65 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्रिप्शन टेक्निक यानी कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसके रिलेटेड भी एक MCQ आपको देखने को मिलेगा ही। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड। कंप्यूटर का जो फर्स्ट वायरस है वो कब क्रिएट हुआ? तो वो क्रिएट हुआ 1971 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा था? तो वो था रीपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रीपर इज द फर्स्ट वर्ल्ड एंटीवायरस प्रोग्राम। देन नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 68, which of the following type of text is transformed with the help of सिफर एल्गोरिदम? कि सिफर एल्गोरिदम का यूज़ करके हमें किस टाइप को टेक्स्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसमें आएगा प्लेन टेक्स्ट के द्वारा हम प्लेन टेक्स्ट को सिफर एल्गोरिदम के माध्यम से हम ट्रांसफ़र करते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, द अर्ली FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम वेर यूज इन? कि जो अर्ली FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम थी वो कहाँ वो यूज इन, यानी कि वो किस मोड का यूज़ करता है, तो वो हाफ डुप्लेक्स मोड का यूज़ करते हैं। अर्ली FM पुश टू टॉक टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स मोड का, हाफ डुप्लेक्स का मीन्स है अगर यहाँ एक सेंडर है और यहाँ भी एक सेंडर है, इस दोनों के पास मैसेज है, तो एट द सेम टाइम अगर एट द सेम टाइम ये सिग्नल को सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा, या तो फिर ये सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा, इसको ही हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि ये दोनों है, तो एट द सेम टाइम ये सेंड भी कर सकता है और ये भी सेंड कर सकता है। ये हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, और ये इसको हम वॉकी टॉकी में यूज़ करते हैं हाफ डुप्लेक्स को, और फुल डुप्लेक्स को हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अर्लियर FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम यूज इन हाफ डुप्लेक्स मोड। देन 70 नंबर क्वेश्चन, DECT स्टैंड फॉर? कि DECT का फुल फॉर्म क्या है? तो DECT स्टैंड्स फॉर डिजिटल यूरोपियन कोडलेस टेलीफोन। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, कि DECT का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल यूरोपियन कोडलेस टेलीफोन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट सेल्यूलर सिस्टम वॉज डेवलप बाय? यानी कि सबसे पहली सेल्यूलर सिस्टम किसने डेवलप की, तो वो की निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, यानी कि NTT ने वर्ल्ड फर्स्ट सेल्यूलर सिस्टम डेवलप की। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक इम्पॉसिबल टू EVAS ड्रॉप ऑन अ GSM रेडियो ट्रांसमिशन? कि कौन सी फॉलोइंग फीचर मेक GSM रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, तो वो है ऑन द एयर प्राइवेसी। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, 72 का आंसर है ऑन द एयर प्राइवेसी का यूज़ करता है GSM रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, डैश यानी कि विच मैनेज द स्विच फंक्शन ऑफ GSM? तो GSM का स्विच फंक्शन कौन मैनेज करता है, तो वो मैनेज करता है NSS। NSS की फुल फॉर्म क्या है? NSS नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम है, वो मैनेज करता है GSM स्विचिंग का। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, कि NSS। तो NSS यानी कि नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम वो मैनेज करता है GSM फंक्शन के स्विचिंग के लिए। तो 70 का आंसर 3 का आंसर हुआ हमारा बी। 74, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस यानी कि FDMA असाइन खाली जगह चैनल टू खाली जगह यूज़र। तो हम FDMA को इंडिविजुअल चैनल को देते हैं और खाली जगह यूज़र, और इंडिविजुअल
यूज़र के लिए। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस असाइन इंडिविजुअल चैनल एंड टू इंडिविजुअल यूज़र। तो 74 का आंसर ऑप्शन नंबर है। देन 75 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदर यूज़र कैन शेयर द सेम चैनल इन FDMA, यानी कि हमारा कॉल चल रहा होगा तो सेम चैनल वो प्रोवाइड करेगा अदर यूज़र को FDMA में। तो आंसर है नहीं करेगा, तो फॉल्स। क्योंकि जो FDMA होता है उसमें एट अ टाइम, FDMA की फुल फॉर्म क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, यानी कि ये चैनल है तो उसमें हम अगर इस बंदे ने चैनल का यूज़ करना स्टार्ट किया है तो ये चैनल पूरी फ्रीक्वेंसी डिवीजन होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बैंड पे डिवाइड करी जाएगी। तो ये बंदे ने अगर अभी इस चैनल का यूज़ कर रहा है तो वो पैकेट सेंड करेगा, तब तक सेंड करेगा जब तक कि उसका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो ख़त्म ना हो जाए। तो उस बैंड पे ये यूज़र वर्क करेगा, तो वो बैंड पे अदर यूज़र अपना मैसेज को सेंड नहीं करेगा। इसलिए ड्यूरिंग द कॉल पीरियड, यानी कि ये कोई मैसेज को सेंड कर रहा होगा, अदर यूज़र कैन नॉट यूज़ द सेम चैनल, कि ये चैनल जो इस बंदे को दी गई थी वो चैनल को अदर यूज़र नहीं यूज़ करेगा। वो FDMA की कैरेक्टरिस्टिक होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, द बैंडविड्थ ऑफ FDMA चैनल इज, जो FDMA चैनल की बैंडविड्थ कितनी होगी, तो वो होगी वेरी नैरो। FDMA चैनल की बैंडविड्थ वेरी नैरो होगी क्योंकि उसकी बैंडविड्थ को पूरे फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उसका फुल फॉर्म ही है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। और ये सारी ये चैनल है उसको फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये F1, ये F2, ये F3, ऐसी सारी फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया जाएगा और सिंगल बैंड में एक यूज़र अप्लाई होगा, यानी कि ये यूज़र इस बैंड को वर्क करेगा, दूसरा यूज़र इस बैंड पे मैसेज सेंड करेगा। तो इसलिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो चैनल की, वो बैंडविड्थ उसकी वेरी नैरो होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि TDMA सिस्टम ट्रांसमिट इन अ कंटिन्यूस वेव, कि TDMA सिस्टम जो ट्रांसमिट करता है वो कंटिन्यूस वेव में ट्रांसमिट करेगा। तो हमारा आंसर होगा नहीं। और TDMA क्या है कि TDMA का मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। TDMA सिस्टम ट्रांसमिट डेटा इन बफर एंड बर्स्ट मेथड, यानी कि TDMA वो बफर करता है और बर्स्ट मेथड पे काम करता है, सो दैट इट कैन नॉट ट्रांसमिट फॉर एनी यूज़र इन कंटिन्यूस मैनर। इसलिए कंटिन्यूस वे में कोई यूज़र मैसेज को ट्रांसमिट नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर TDMA, कि TDMA के रिलेटेड कौन ट्रू नहीं है। तो TDMA सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल यूज़र, ये ट्रू नहीं है। डिसकंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन, ये सही है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ डुप्लेक्स, ये भी सही है। हाई ट्रांसमिशन रेट, ये भी सही है। ओनली ये गलत है कि TDMA में सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल यूज़र वो नहीं होता। TDMA में सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर मल्टीपल यूज़र, यानी कि TDMA में क्या होता है कि ये चैनल तो उसमें टाइम दिया हुआ है, ये सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इस सेम फ्रीक्वेंसी में भी यूज़र के लिए टाइम दिया गया हुआ है कि फर्स्ट वाले यूज़र को इतनी सेकंड के लिए यहाँ इस चैनल में काम कर मैसेज सेंड कर सकता है, दूसरे वाले यूज़र सेम चैनल में इतने टाइम स्लॉट के लिए, क्योंकि ये इसका मतलब है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस, यानी कि
वो पूरे ब्रेन को टाइम से डिवाइड करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं TDMA। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर, कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो होते हैं 7 एलिमेंट्स। तो कौन कौन से 7 हैं, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, सेकंड क्लाउड डेटा स्टोर, थर्ड शेड्यूलर, फोर्थ रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, सर्विस डिलीवर एंड यूटिलिटी मैनेजर, सेंसर मिडल वेयर। तो ये 7 होता है ओपन IoT में। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट क्वेश्चन है हमारी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 18। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज़ प्रेजेंट इन खाली जगह ओनली। तो माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट एनी इंफॉर्मेशन, तो वो कौन सी मेन मेमोरी। तो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उसका कंप्यूटर कैन ऑपरेट ओनली इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है माइक्रो प्रोसेसर में वो ऑपरेट होती है ओनली इन मेन मेमोरी। तो ये आज हमने पूरी कंप्लीट 80 यानी कि कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट करवाई। आपको कैसा लगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो, और कल के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।